Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Welcome to the Hindu newspaper analysis for today. आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं without any delay. I hope you have all read the newspaper yourself. Okay, now in this lecture you can revise the important articles that you went through yourself in the morning in the Hindu newspaper. And if you are a working aspirant, then you can go through the most important articles in a quick manner. Okay. तो अगर आपने न्यूज़पेपर सुबह जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ पढ़ ही लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, तो ये आपका रिविजनरी सेशन हो जाएगा। और मान लो आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, जॉब करते हो, अब जाके टाइम मिला है, तो आप फटाफट से एक क्विक रिविजन, एक क्विक निगाह मार सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में आए हैं। बट न्यूज़पेपर पढ़ना मत भूलिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर मेंस एग्जाम। तो देखो होता क्या है, आप लोग सोचोगे अरे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा मेंस में, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, टाइम निकाल पा रहे हो 40 मिनट डेली ऊपर ऊपर से एक निगाह मारने का, कि कम से कम आपको पता है कि आपके आसपास हो क्या रहा है। यू शुड बी अवेयर, एंड हाउ विल यू बी अवेयर? नॉट बाय टॉकिंग विद योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और अदर सर्कल्स, राइट? You would be aware if you read the newspaper yourself, because किसी और के मुंह से न्यूज जो सुनते हो ना, वो या तो एग्जैजरेट होती है या उसमें कुछ नाप तोल के बताया होता है, ठीक है, या कोई इमेजिनरी बातें भी ऐड कर देते हैं लोग, अपने ओपिनियंस ऐड कर देते हैं। बट न्यूज़पेपर पढ़ के आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि फील्ड में काम हो क्या रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट फील्ड की खबर आपको पता चलती है, एंड दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। So let's get started without any delay. Now the first important article in the Hindu newspaper. Now the PDF will be given to you on the Telegram channel. Don't worry about it. Okay, the link of the Telegram channel is given below. The first article on page number 1 is Tamil Nadu tops food safety index. तो यहाँ पर सबसे पहले food safety index के बारे में हमको पढ़ना है. This is important for your GS paper 2 also, and this is important for your preliminary examination also. Prelims के लिए ये आपका 98% important है टॉपिक, तो make sure कि आप इसको अच्छे से समझ लो। होता क्या है, ये आज समझ लोगे, बट 2-3 महीने बाद शायद कुछ चीजें भूल जाओ इसमें, बट अगर आपने अच्छे से आज समझा है ना, तो आप जो चीजें भूलोगे वो बहुत कम होंगी, ठीक है, और रिवाइज करके फटाफट से फिर से याद आ जाएगा। आज अगर सिर्फ नजर मार ली और बस हाँ ठीक है जान लिया, तो आप 2 दिन बाद भी अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपको एक वर्ड याद नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से समझना है। तो अभी तमिलनाडु हैज टॉप्ड द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दिस ईयर। अभी 2022 का निकला है ये इंडेक्स, जो तमिलनाडु ने इसमें टॉप रैंक हासिल किया है इन लार्ज स्टेट्स, बड़े स्टेट्स में तमिलनाडु टॉप पर आया है, ठीक है। Now, State Food Safety Index was launched by to galvanize the states or union territories so that they can work towards ensuring food safety for their citizens. Okay, अपने citizens को, अपने नागरिकों को सही आहार प्रोवाइड कराने के लिए कोऑपरेट करवाने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आपस में, ताकि वो अपने नागरिकों को एक अच्छा सही साफ शुद्ध आहार प्रोवाइड करा सके, ये फूड सेफ्टी इंडेक्स बनाया जाता है। Now this is very important because you cannot clear any exam or you cannot do anything in your life if you are not healthy. अगर आप healthy नहीं हैं तो बड़े बड़े ख्वाब, आप healthy doesn't mean that physically you should be very fit and fine. No, healthy means when you are taking in good nutritious food. जंक फूड की बात नहीं हो रही, मोमोज की बात नहीं हो रही, जब आप एक सही स्वच्छ साफ और एक अच्छा हेल्दी आहार लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हेल्दी होना। When you are thinking about your liver, when you are thinking about your kidney, your lungs, your intestine, okay, your ovaries if you are a girl, okay, when you look after your organs, vital organs in your body, your heart, then that means you are a healthy person. अब इसका मतलब नहीं है सिक्स पैक्स नहीं है, आपके एब्स नहीं निकले हुए तो आप हेल्दी नहीं हो, नहीं, अगर आपकी ये ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं तो आप हेल्दी हो, एंड दीज ऑर्गन्स विल फंक्शन नाइसली with cooperation with each other if you are providing good nutritious food inside your body to these organs. If you are feeding these organs with nutritious food, because your food is like a fuel for your body. बिना खाने के आप कैसे हवा पे जिंदा तो रह नहीं सकते, खाना तो चाहिए। अगर मैं एक दिन आपको खाना ना दूं, 2 दिन खाना ना दूं, तीसरे दिन आपका दिमाग ही नहीं करेगा, पढ़ने में लगेगा ही नहीं दिमाग, भूख लगेगी, राइट? तो इसीलिए आपकी बॉडी को ये जो यंत्र आपको मिला है, मानव देह, तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको चाहिए अच्छा स्वच्छ पौष्टिक खाना, और वो इंश्योर करने के लिए ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है। नाउ व्हाई एम आई सो deliberately explaining each and everything to you? That is because these schemes or these indices
as an IAS officer, you have to implement them. You have to make sure that these are implemented well. Schemes और policies और index तो release हो जाते हैं, but उनको implement कराने की जिम्मेदारी ground level पे आप ही लोगों की होगी. तो इसलिए आप इस चीज के पीछे का सही मकसद समझिए, because if you will not understand the requirement of healthy food for your body, as an IAS officer you will not pay attention to these kind of indices for the implementation of these kind of indices or any other scheme. Okay, so make sure that you understand the importance of your own body, so that on the field someday when you become an IAS officer, you can implement these schemes much more productively. Okay, so this has been released by FSSAI. State Food Safety Index कौन release करता है? FSSAI release करता है. And what is FSSAI? It is Food Safety and Standards Authority of India. You should know the full form. Food Safety and Standards Authority of India is FSSAI. Now, what is the aim of this particular index? Food safety से नाम से you will write something about it in if it comes in mains. अगर mains में आ भी जाता है तो आप नाम से ही इसको कुछ ना कुछ तो इसमें explain कर ही दोगे. Introduction तो you can frame very easily. Okay, the State Food Safety Index, it is a kind of benchmark model, or it is a kind of parameter which will help the states to make sure or to ensure that good nutritious food reaches to its citizens. देखो, बिना मैंने इधर कुछ देखे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बनाकर दे दिया. So from the name only you can make the introduction when it comes in your interview or in mains. इंटरव्यू में पूछा जाए या मेंस में, आप आराम से इंट्रोडक्शन इसमें बना सकते हो. ठीक है. And the first World Food Safety Day was celebrated on 7th June 2019. This also is really important. Now there are different parameters on which this index is prepared. देखो, whenever rank is given to you in your school examinations, let's go back to your school examinations. Whenever any rank was given to you, there were different parameters on which you were tested, and only then afterwards you were given a particular rank in your class. So in the same way here also in this index there are different parameters on which the states or union territories are tested. And on the basis of that, on the basis of the scores in the different parameters, the index allots a rank to the particular state. So first parameter is human resource and institutional data which is provided or collected by the states on the citizens. Okay, institutions, different institutions who are providing food, for example midday meal schemes is running in the government schools, right? So data is taken from there also. So all that kind of data is collected. Second, compliance. All the other institutions, are they complying with the schemes related to distribution of healthy nutritious food? All the shopkeepers are following the instructions which is required to sell a particular kind of pulse or rice. Food testing, the infrastructure to test the food, and the surveillance if the food is not adulterated. Okay, and then next is training and capacity building, to train people in order to test the food which is being supplied in the states or union territories, or which are supplied in the railways in the states or union territories. Then to train the people to build such kind of infrastructure and surveillance management institutes which can keep an eye over adulteration. Okay, then we have consumer empowerment. We also want to make sure that the consumers are aware how to purchase the pulses, how to check if the pulses are not adulterated, how to check if the milk is not adulterated. Milk, दूध में कुछ ऐसी उल्टी सीधी केमिकल्स या कुछ पानी ज्यादा मिलाकर या गंदा पानी ना दिया हो मिलाकर, ये सब चेक करने के लिए कंज्यूमर को भी अवेयर करना पड़ेगा. ठीक है, वरना उनको कैसे पता चलेगा कि वो जो खा रहे हैं वो पौष्टिक है या नहीं. Alright, so these are the parameters: human resource and institutional data, the data which is collected, compliance by the states or union territories, food testing, then training and capacity building, and consumer awareness or consumer empowerment. फिर से याद कर लेते हैं, आंखें बंद करो, just close your eyes. Again we will remember food safety index. The parameters which are used are: first is human resource and institutional data, second is your compliance, if the states are complying or not, third is food testing, then training and capacity building, and then the consumer empowerment. Okay, so these are the 5 parameters, and the best performing states in the large state category are Tamil Nadu. Tamil Nadu ने top किया है इस 4th state food safety index को, then second is Gujarat and third is Maharashtra. Then the best performing states among the small states are Goa first आया है small states में, then we have Manipur second and Sikkim is third. Alright, and in the union territories, the best performing union territory, the first is Jammu and Kashmir, second is Delhi and third is Chandigarh.
ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। बेसिकली आप यूनियन टेरिटरीज का याद रखिएगा, वैसे तो इजी है। स्मॉल स्टेट्स GMS, यूनियन टेरिटरीज में JNK, दिल्ली एंड चंडीगढ़। लार्ज स्टेट्स में वी हैव Tamil Nadu, then we have Gujarat and Maharashtra. You can create a mnemonic and you can remember if you are giving an exam in the next year, 2023 में एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके से you can create a mnemonic in your register. Now the second important article is new rules allow ex-officers to hold CDS post. Acha, when I read this term officers, the first thing that came into my mind is that you are preparing for the 2023 or 24 attempt, or I guess you are preparing for this year's mains also. Okay, if you think that you must, you will be in a position to clear prelims this year. अगर आपने दिया एग्जाम और आपको लग रहा है कि भाई मेरा हो जाएगा after looking at the answer keys, then आप मेंस की तैयारी कर रहे होगे तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी प्लस पर ना हम मेंस के बैचेस लेकर आ रहे हैं। द बैचेस फॉर मेंस इज स्टार्टिंग on Unacademy Plus, which is the mains mentorship program 2022 के aspirants के लिए। And under this batch we are going to train the aspirants for their answer writing. हम answer writing के लिए training provide करेंगे aspirants को। If you are preparing for 2023 or 24, then we are launching new batches for you also, which are starting from today. आज से ये batches start हो रहे हैं, 15 जून को भी start होंगे। बट आज की एक खास बात यह है कि अगर आप 12 बजे से पहले सब्सक्राइब करते हो तो 20% का जो प्राइस हाइक हो रहा है उससे आप बच जाओगे। So if you subscribe to Unacademy Plus before midnight tonight, then you will be saved from the 20% price hike on the prices of Unacademy Plus. Plus आप अगर मेरा कोड यूज कर लेते हो ना अर्पिता10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी इजीली मिल जाएगा मेरे रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इस कोड के रिकमेंडेशन से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा Unacademy Plus पर। तो इफ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब so that you can start from today, because अब से 11 महीने रह गए एग्जाम को। नेक्स्ट ईयर एग्जाम इज ऑन 28th में, तो 11 months are left। तो 11 months कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, अभी 6 महीने ही निकल गए। Just now 2022 started and now 6 months have already passed. So make sure that you are not wasting any time. Please select your optional by 15 June and get ready for these batches also. Ultimate batches start हो रहे हैं Unacademy Plus पर, optional batches भी start हो गए हैं। Take your subscription before that. And Unacademy Plus पर you will be getting books. They will be delivered to your house. You are getting to prepare for pre and mains and interview also. You will get the optional subscription also. Optional आपको अगर आप combo subscription लेते हो तो optional भी उसमें मिल जाएगा। Optional की भी किताबें मिलेंगी आपको। Notes from the top एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके नोट्स भी, क्लास नोट्स भी आपको बनाने को मिलेंगे। Lectures are also there, okay, live lectures are also there. If you are a working aspirant, you can watch recorded lecture also. And if even after watching recorded lecture you are getting doubts, we have the doubt clearing session also for all of you. Special हमारे पास doubt solving session है जहाँ पर आप अपने सारे doubt solve करवा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि recorded lectures देखकर आप मिस कर दोगे। And we have this loan option also. If you are not in a position to pay for Unacademy Plus batches, Unacademy will assist you in giving you the finances also. तो यहाँ पर आपको ये फाइनेंसिंग की भी हेल्प Unacademy Plus करवा रहा है। तो मेक श्योर दैट यू टेक योर सब्सक्रिप्शन बिफोर 11:59 PM tonight, बिकॉज उसके बाद 20% का प्राइस हाइक हो जाएगा। सो हियर न्यू रूल्स अलाउ एक्स ऑफिसर्स टू होल्ड द CDS पोस्ट। आपको पता है CDS अभी रिसेंट पोस्ट बनाई थी 2019 में, एंड इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS वाज जनरल बिपिन रावत जी, who took the first CDS charge on Jan 1, 2020. And ये जो ऑफिस है ना CDS का, it was one of the biggest military reforms which was done in India in 2019. Okay, the defense forces के बीच में and the government के बीच में एक proper coordination के लिए इस पोस्ट को तैयार किया गया था। Alright, so here the Union Defense Ministry has issued a notification. What kind of notification? The notification was to amend the regulations of the 3 forces. जो defense forces है ना 3 अपनी, उनको amend करने के लिए और उनको क्लब टुगेदर करने के लिए, साथ लाने के लिए ये नोटिफिकेशन एक तरीके से डाली गई है, ठीक है, related to the appointment of CDS. Notification states that government may now consider officers who are serving as lieutenant general equivalent or general equivalent for appointment of CDS. अब जो CDS की पोजीशन पे आ सकते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल की जो रोल के ऑफिसर है या फिर जनरल है, जनरल इक्विवेलेंट पोस्ट पे बैठे हैं, उनको भी अब CDS अपॉइंटमेंट के लिए लिया जा सकता है। The officers who have retired in the rank of lieutenant general or general but they have not attained the age of 62 years, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मान लो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है या जनरल है बट 62 ईयर्स की एज अभी उसकी नहीं हुई है, तो उनको भी हम CDS के पोस्ट के लिए
देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर अमेंडमेंट आया है. This is the amendment that you should remember because they can ask you in interview. They can ask you. Prelims में तो इतना नहीं पूछ सकते. Prelims में they will ask you about CDS only, but in interview, yes, they can ask you about this amendment. Okay. And what is CDS? CDS is the Chief of Defence Staff of the Indian Armed Forces. He is the military head and the permanent chairman of Chief of Staff Committee. Okay. First holder of this position was General Bipin Rawat. This you have to remember. The next important article, 2 states, 1 panchayat, Kotia can't be better placed. So here a village has been mentioned that has 2 elected सरपंचेस. एक village का नाम इसमें mention है जिसमें 2 elected सरपंचेस हैं. ठीक है, कौन कौन से सरपंच है ये देख लेते हैं. Now the village name is Faguna Sineri. This is the name of the village. All right, and it has 2 elected sarpanch. They take their authority and they implement welfare schemes. Now Falguna Seri is tucked away. Where is it? It is along the Odisha Andhra Pradesh boundary. Okay, ओडिशा की और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है वहां पर ये जो विलेज है ये लोकेटेड है. सो हियर इन दिस मैप यू कैन सी ये ओडिशा है, इधर आंध्र प्रदेश है, एंड समवेयर इन दिस ओवर हियर बाउंड्री, यहाँ पर आप देखोगे समवेयर नियर दिस बाउंड्री दिस विलेज इज लोकेटेड. ओके, सो दैट इज वाई बेसिकली यहाँ के लोगों को ये 2 सिटीजनशिप मिल जाती है. And why 2 citizenship is dual citizenry problem or issue is prevalent over here? Because of the dispute 7 से 10 साल पुराना डिस्प्यूट चला आ रहा है इन दोनों स्टेट्स के बीच में. एंड बोथ द स्टेट्स आर बिजी फ्लडिंग वेलफेयर स्कीम्स, राइट? जस्ट व्हेन यू नेम अ पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर दैट ट्राइबल ग्रुप. ओके, क्योंकि बॉर्डर को रिलेटेड इशू तो है, तो अपने ये हमारे बॉर्डर का ये इंसान हमारे स्टेट का है, ये इंसान हमारे स्टेट का है, इसी टसल को लेकर अब तक ये आगे चले आ रहा है. Odisha and Andhra Pradesh, they are also challenging each other's administrative control now because border issue is there, so administrative control issue तो आ ही जाता है. Same as when it comes to China and India, तो यहाँ पर भी they are fighting for certain border issues, right? And that is why they are claiming their own administrative authority on those areas. इसीलिए टसल चल रहा है चाइना इंडिया के बीच में. Same thing happened between China Bhutan in 2017 also, right? तो इधर ओडिशा आंध्र प्रदेश के बीच में भी यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर लड़ाई हो रही है. Whenever border is there, there is issue of administrative authority. Okay, and they are fighting over the Kotia Gram Panchayat, which is known as Kotia group of villages also, because here we have 21 revenue villages. ये जो Kotia group of village है, यहाँ 21 revenue villages हैं जो present है, जिनको लेकर ये administrative control के लिए लड़ रहे हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके अंदर ना कुछ ज्यादा कोई जजमेंट या डिसीजन नहीं लिया है. इट हैज ओनली ऑर्डर्ड अ स्टेटस को ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. जो करंट सिचुएशन है वही मेंटेन्ड है. So let us understand the history of the dispute regarding this, Kotia village. So before 1936, villages under the Kotia Panchayat, they were a part of the Jaipur estate. And when we look at the constitution of Odisha, there was an order which was passed, okay, wherein the government demarcated Odisha from the erstwhile Madras presidency, okay, and the latter was included in the present day Andhra Pradesh, okay. अब इस इशू को दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वाज कंटेस्टेड, दैट इज मद्रास गवर्नमेंट. इट सेड दैट यू हैव टू रीऑर्डर द डिमार्केशन. ओडिशा और आंध्र प्रदेश को आपने तो मिला दिया, बट यू नीड टू सेपरेट देम, यू नीड टू डिमार्केट देम. So in a joint survey of Odisha, Bihar and Madhya Pradesh, 7 villages of Kotia Gram Panchayat were recorded as revenue village. That means from here we are earning the revenue. Now here you should also understand what is a revenue village. Revenue village is a small administrative, okay, and it has defined borders. One revenue village may contain many hamlets. मतलब एक revenue village में ना छोटे छोटे और भी छोटे छोटे गांव हो सकते हैं, और हर एक village का every revenue village will be headed by a village administrative officer also. Okay, that is a revenue village. It's a tiny administrative unit which has a very fixed border or fixed limit. Okay, that is a revenue village. That you have to remember. एक ही village के अंदर छोटे छोटे और भी hamlets होते हैं, unit होता है, ठीक है, revenue village.
तो यहाँ से रेवेन्यू विलेजेस निकले, ठीक है। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, जहाँ यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा था ओडिशा गवर्नमेंट वाज कलेक्टिंग इट। बट दिस एक्सरसाइज ऑफ रिमूविंग दीज 7 villages of Kotiyagram, it left out the 21 villages under dispute, that the border related issue, that these 21 villages, these are on the border of Odisha and Andhra Pradesh. Now Odisha is fighting that it is under our jurisdiction, so we will collect the revenue, and Andhra Pradesh is fighting that it is under our jurisdiction, we will collect the revenue. And अभी status क्यों maintain किया हुआ है Supreme Court ने, so that is why the fight is continuing till date. Okay, Andhra Pradesh was created in 1955, so villages were not surveyed by the Andhra Pradesh government also, and that is why, because they were left from the survey, and that is why it's a dispute right now. सर्वे जब हुआ था villages का, उसमें ओडिशा ने भी इनको कैलकुलेट नहीं किया और आंध्र प्रदेश ने भी नहीं रखा कैलकुलेशन में, इसीलिए अभी फाइट हो रहा है. That is why there is a dispute or fight, because both of these states have, they did not count these villages in their administration when the states were formed or when they were demarcated. Okay, point clear? Now the next important article, alarm raised as leakage from Bandwari spills into Aravallis. This is a very important topic for prelims. They can 110% ask question from this topic either in 2023 or 24. So make sure that you prepare this particular topic from the perspective of environment and ecology. When we talk about leachate, the question that can be asked is, leachate is a colored liquid that comes out of compost, aerated lagoons, septic tanks or sanitary landfills. Correct answer here is A, compost. Okay, आप देख रहे हो landfill से spill हुआ है ये, तो ये compost से निकलता है liquid. And it is, it has very harmful substances which are dissolved in it. And when I say harmful substances, that means that they can affect the environment as well as the people. Because if it's getting mixed in water bodies, the animals, they drink the water from these water bodies. उनके पास तो RO नहीं लगा हुआ है ना जंगलों में, तो वो तो डायरेक्ट यहीं से पानी पीते हैं. And this kind of substance, when it enters the body of the animals, it can cause much more harm. And plus this water body का इस water body का पानी जमीन में भी जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर, तो क्रॉप्स की क्वालिटी भी क्या ही होगी आपको पता है उससे, तो आपको भी इम्पैक्ट करेगा, इट विल इम्पैक्ट द ह्यूमंस आल्सो. Okay, let's study about leachate. It's any liquid that in the course of passing through matter extracts soluble or suspended solid or any other component of the material through which it has passed. So basically environmental sciences में it means a liquid that has dissolved or entertained environmentally harmful substances. मतलब ये एक ऐसा liquid है जहाँ से भी pass करता है वहाँ से ये जो भी चीजें इसमें मिल रही हैं उसको अपने अंदर dissolve कर लेता है, whether it's harmful or whether it's any kind of substance, it gets dissolved in this liquid, mixed in this liquid from wherever it passes. So it contains dissolved also and suspended material also. Okay, and this generation of leachate is caused because of precipitation percolating through the waste deposited. landfill में जो waste deposit होता है ना, उसको अगर आप dispose सही से नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो उसके अंदर ये leachate generate होना शुरू हो जाता है. and once in contact with the decomposing solid waste, this percolating water, ये जो कूड़े में wet कूड़ा भी होता है ना, बारिश हो जाती है landfill में भर जाती है, the rain, because of rain also landfills get all filled up. So this water, it gets contaminated, then it flows out of the waste material and then it is known as leachate. Okay, point clear? तो decomposition के दौरान landfill में ये leachate generate होना शुरू हो जाता है. This kind of image, as you can see, ये जो जा रहा है ना liquid, this is leachate which then gets mixed, if it is not disposed of properly, it gets mixed into the water bodies. Okay, and that is harmful. The next important article, of what good is a bad bank? तो यहाँ पर we'll study about the bad bank. What exactly is a bad bank? देखो, bad bank, it is an asset management company, and whenever there is any case of bad loans in the commercial banks, then this ARC, that is the asset management company, takes over those cases of bad loans, and then it tries to recover money from those people who have not paid off their loans to the commercial bank. So if, let's say, you have taken a loan from a commercial bank, okay, but if you do not pay the loan in time, that means that loan will become a bad loan for commercial bank. So commercial bank will go to an ARC, that is the asset management company, so that this company can go to the person who has taken the loan and can help the commercial bank in recovering that loan. So bad bank is not involved in lending. Bad bank, ये याद रखना, पैसा किसी को देगा नहीं.
It also does not take any kind of deposit. It helps the commercial bank to recover their loans from these kind of people. Okay, point clear? तो जितना ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिकवर हो जाता है, जितना हो सकता है ARC उतना रिकवर करने की कोशिश करता है. And Reserve Bank of India also gave approval for implementation for the proposal of setting up a bad bank, but it was still, pending. Now let us understand what can be the impact or effect of bad bank. Bad bank का क्या असर पड़ सकता है हमारे इकोनॉमी पर? When we look from the perspective of commercial banks, they have high NPA, that is high bad loans, that means non-performing assets or loans. So here if you set up a bad bank, commercial banks will be very happy. कोई तो है जो उनके behalf पे loan recover करवा रहा है. The bad bank, they will get help the commercial banks to get rid of all the toxic assets, which is reducing the profitability of a commercial bank. Okay, and then the commercial bank can also save its reputation. Second perspective is from the perspective of the government and taxpayer. Whether it is recapitalizing the PSBs, public sector undertakings, okay, which are laden with the bad loans, or giving guarantees for security receipts, the money is coming from taxpayers pocket ना. Commercial bank if it is giving loans, किसका पैसा दे रहे हैं ये? आप ही की तो सेविंग्स बैंक में है, पड़े हुए हैं ना, तो वहीं से तो लोन दिए जा रहे हैं. फिर इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो इनको इंटरेस्ट मिलता है, जिसको लोन दिया है उससे वो आपको इंटरेस्ट देते हैं. तो अल्टीमेटली योर मनी इज गोइंग टू द पीपल हु आर टेकिंग लोन. So if there are high cases of bad loans, your money, you are losing out on your money, your interest, your profitability, your profit, your revenue. That is why it will help you also. Okay, bad bank will take off the burden from you, from the taxpayer also. That is why it is necessary. Coming on to the next important article, India aims to join NSG. NSG क्या है? NSG is the voluntary non-legally binding association of major countries which are trading in the nuclear material. It is the nuclear suppliers group. Okay, and India is looking forward to join the nuclear suppliers group. तो what is the aim? न्यूक्लियर नाम आ जाता है ना इसमें. That means वो countries जो ट्रेड करती है न्यूक्लियर मटेरियल में वो इसकी मेंबर्स हैं. And the aim is so that we can prevent nuclear exports for commercial and peaceful purposes. Okay, अगर किसी भी गलत इंटेंशन से कोई इंसान, कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रही है तो उस केस में उन्हें रोकने के लिए ये ग्रुप तैयार किया गया है. Currently there are 48 members in this group. All right. And it is not a formal organization, so that is why all the rules or guidelines that they frame, it is not binding on anyone. Okay, the next important article, freeze on new IAS deputation rules. So the Department of Personnel and Training has said in an RTI's response that final view on the proposal of central deputation of officers, it is yet to be taken. And the Department of Personnel and Training cannot release that information. अभी उस information को हम release नहीं करेंगे, but हम बता रहे हैं कि central deputation officers का कैसे होगा, उसका final proposal पे जो view है हमारा, वो हमने final view ले लिया है, बस अभी disclose नहीं कर रहे. Present deputation rule क्या है? How the present rule works for deputing the centrally deputing the officers. According to Rule 6 of IAS Rules 1954, a cadre officer may, with the concurrence of state governments concerned and the central government, be deputed for service under central government or another state government or under a company also, or association or body of individual also, whether it is corporated or incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by central government or state government. यानी कि अभी के जो IAS cadre rules है वो ये बोलते हैं कि state government और central government के दोनों के decision से एक ऑफिसर को आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डेप्यूट कर सकते हो, डेप्यूटेशन उनका कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, या किसी कंपनी में भी कर सकते हो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी को कंट्रोल करती हो. ठीक है, या तो सब्सटैंशियल पार्ट यानी कि मेजर स्टेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर पूरी तरीके से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो कंपनी हो, उस केस में वहां आपको डेप्यूटेशन उनके कहने पे किया जा सकता है. अब न्यू डेप्यूटेशन रूल्स क्या होंगे वो हमें थोड़े दिनों में डिस्क्लोज किया जाएगा. Okay, 8 states have opposed center's proposal to overcome the acute shortage of civil servants right now. Now the question is, another question is, what is the need of this amendment? ये सही सलामत तो चल रहा था सब चीजें, amendment की क्यों जरूरत है? So various states or joint cadres, they were found to be not sponsoring an adequate number of IAS officers. That means shortage of IAS officers were seen in the states. Okay, and these states or joint cadres, when they saw this shortage, they were also not considering the central deputation reserve.
Okay, so that, and plus in the deputation also there were mismatches and issues. So that is why this particular proposal was put forward कि भैया amendment लेकर आना पड़ेगा. So what are the proposed amendments? Now in the amendment, the center has proposed to insert a provision in Rule 6 of IAS Cadre Rules 1954, and this provision states that any IAS officer could be posted on central deputation with the concurrence of state government concerned. पहले क्या था? Earlier it was central and state government. Now it is state government के मुताबिक उनकी सलाह लेकर एक IAS ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन पे पोस्ट किया जा सकता है. तो स्टेट गवर्नमेंट्स से इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नाउ. Actual number of officers to be deputed to central government shall be decided by center but in consultation with state government. यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिप्यूट करने ऑफिसर्स अपने यहाँ सेंट्रल लेवल पर, तो उस केस में सेंटर कर सकता है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगा. Incidentally, the center in its proposal to amend IAS Cadre rules has recently asked the state governments to send list of IAS officers which are available in their states for central deputation. So it is also giving the state government the necessary you can say area to list down its own opinions and its own views. All right. The next important article, joint count of elephant and big cats. So over here the union government will for the first time this year present a unified count of the tiger, leopard and elephant populations of the country according to the officials in the Union Environment Ministry. तो tiger survey और elephant survey पहली बार conduct हो रहा है एक साथ. Now India does have an elephant census. हमारे पास elephant population का data है, once in 5 years it is done. But it is largely a head count. Elephant habitats में कितने elephants हैं ये basically state forest departments करते हैं. Okay. Now Asian elephants are listed as endangered. This is important for prelims. IUCN की list में ancient elephants जो हैं वो endangered की category में listed हैं. And what are the methods that are used for conducting census? तो टाइगर्स आर काउंटेड बाय डिप्लॉइंग कैमरा ट्रैप्स. ऐसे ट्रैप्स डिप्लॉय किए जाते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है. टाइगर एक बार उसमें फंस जाता है तो एक पिक्चर क्लिक हो जाती है. प्लस दे आर आल्सो आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द स्ट्राइप्स, okay, as well as the statistical analysis. And head counting is used in the case of elephants, which is used for conducting elephant counting. Okay, but यहाँ ना double counting हो जाती है. That is why this you cannot solely rely on head count also. Now, when we are talking about elephant census, we should also remember Elephant Project, the Project Elephant, which was launched in 1992. ये centrally sponsored scheme है, जिसमें elephants के habitat और corridors को और elephants को protect करना था. Plus ये man-animal conflict से बचाने के लिए elephants को और humans को भी ये project launch किया गया. And the welfare of captive, जितने भी captive elephants है पकड़े गए अपने capture में रखे हुए elephants, ठीक है, उनको उनके वेलफेयर को मेक श्योर करना कि उनको हेल्दी रखा जा रहा है, उनको कोई टॉर्चर नहीं दिया जा रहा है. ओके. एंड देयर हैज बीन अ न्यू मेथड व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड इन दिस पर्टिकुलर काउंट इन दिस सेंसस. सो इन August 21 यूनियन गवर्नमेंट मेड पब्लिक द न्यू पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल व्हिच हैज टू बी adopted in the All India Elephant and Tiger Population Survey in 2022. So under this new method, elephant numbers would be estimated by the states based on the DNA analysis of their dung droppings. जो वो dung droppings यानी कि जो पॉटी होती है उनकी, ठीक है, तो उसकी डीएनए के बेसिस पर नंबर एस्टिमेट किया जाएगा एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज किया जाएगा. एंड इस मेथड में ग्राउंड सर्वे होगा, रिमोटली सेंस डेटा कलेक्ट किया जाएगा और कैमरा ट्रैप्स भी यूज होंगे जो टाइगर्स के केस में भी यूज होते हैं. ओके. So this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. 30 minutes में हमने जो मोटे मोटे important articles थे वो अच्छे से तैयार कर लिए हैं. Also do not forget कि आज रात को 11:59 के बाद आपका प्राइस हाइक होने वाला है. उससे पहले ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा. This was all for today. Thank you and have a beautiful day ahead.